क्लास, कैसे हैं आप? अभी तक जो पढ़ाया मुझे ये उम्मीद होगी कि आपको वो समझ में आया होगा। फ्रांस एक ऐसा देश रहा है यूरोप में और वर्ल्ड में, उसकी एक इंटरनेशनल जो वैल्यू रही है वो क्रांति के मामले में सबसे ज़्यादा रही है। क्यों? क्योंकि फ्रांस क्या था, फ्रांस ने ये रियलाइज़ किया, सबसे पहले रियलाइज़ किया फ्रांस ने कि हमें अधिकार चाहिए, हमें समानता की ज़रूरत है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना, जो हमारा समाज है वो बट रहा है। तो मतलब सबसे पहले जो आवाज़ उठाई, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली जो कंट्री थी वो फ्रांस था। ठीक है, फ्रांस ने दूसरे देशों को रास्ता दिखाया, उन्हें राह दिखाई। अब इससे मैंने अभी आपको बहुत कुछ पढ़ाया फ्रांस के बारे में, लेकिन एक चीज़ रह गई अभी भी फ्रांस हमारा थोड़ा सा है, हम लोग उसके 2-3 क्लास अभी और हमें लेनी होंगी फ्रांस के लिए। फ्रांस में अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एक ऐसा वर्ग है जो अछूता रहा। देखिए, क्रांति हुई अधिकारों के लिए, समानता के लिए, रोजी रोटी के लिए, सब चीज़ों के लिए पुरुषों को नागरिक मिला, स्पेशल पुरुष अधिकार, पुरुष को नागरिक का दर्जा मिला, पुरुष नागरिक को का घोषणा पत्र बनाया गया, कई सारी सरकारें आईं, है ना, क्रांति हुई। और इसमें एक ऐसा वर्ग था जिसने सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, लेकिन उसके अधिकारों को इग्नोर कर दिया गया। कौन सा वर्ग? महिला वर्ग। आप ये जानते हैं कि बिना महिला ना फैमिली पूरी होती है, ना सृष्टि पूरी होती है, ना घर पूरा होता है, ना समाज पूरा होता है, ना देश पूरा होता है। तो आप सोचिए, उसके अधिकारों को नज़रअंदाज किया किसने? पुरुष वर्ग ने। वो क्रांति में साथ साथ घूम रही है। वो क्रांति में अगर पुरुष जा रहे हैं तो महिला घर की जिम्मेदारी उठा रही है, बच्चों की उठा रही है, रोजी रोटी कमा रही है, कैसे भी करके पेट पाल रही है, परिवार को पाल रही है, लेकिन उसके अधिकारों को पुरुष देख ही नहीं रहा कि वो भी तो अधिकारों से वंचित है। किसी भी पुरुष नागरिक ने ये कोशिश नहीं की, ये महिलाओं का साथ नहीं दिया फ्रांस में कि उसको भी कुछ अधिकार, कुछ रियायतें, कुछ स्वतंत्रता, कुछ समानता, इस तरह का कुछ तो उसकी लाइफ में होना चाहिए कि उसको भी लगे कि हाँ, मैं भी एक नागरिक के साथ, एक पुरुष नागरिक के साथ एक महिला नागरिक हूँ और मैं भी इस देश की, इस सृष्टि की पुरुष के साथ में बराबरी कर सकती हूँ। लेकिन क्या है, जैसा कि अगर हम अपने भारत की बात मानते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में अगर हम वेदों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं था। वेदों को बराबर में अगर हम स्त्री की स्थिति देखते हैं तो मुझे लगता है आज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उस समय में थी। लेकिन विश्व में अगर हम पढ़ते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ को तो हम देखते हैं कि उनकी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय रही, है ना, वो दयनीय रही। अब फ्रांस में महिलाओं ने ये रियलाइज़ किया, है ना, ये उनको फील हुआ कि यार हम कोई इन पुरुषों से कम नहीं, इनके बराबर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई अधिकार नहीं। ऐसा क्यों? अब क्या हुआ? अब आपकी बुक्स में एक हेडिंग है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? यस, हुई, लेकिन वो क्रांति महिलाओं ने ही की, उसमें किसी पुरुष का योगदान नहीं रहा। महिलाएं अब ये समझ चुकी थी फ्रांस में कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने कंपलसरी होने चाहिए और हम भी उन अधिकारों को चाहते हैं। और वुमेन पावर, मैं वुमेन पावर ही लिखूंगी, हालांकि इसमें आपका जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? यस, महिलाओं ने भी क्रांति की। महिलाओं ने ये किया क्योंकि वो समाज में शुरू से ही, देखो किसी भी समाज में महिला का रोल मेन है, पुरुष है तो महिला है, महिला से ही पुरुष है ना, दोनों से एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमारे जब आप अर्धनारीश्वर की हम बात करते हैं स्पिरिचुअल में या धार्मिक उसमें हम शिव जी की बात करते हैं, मैं आपको ऐसी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये फ्रांस से अलग है, हमारे इंडियन कल्चर की बात कर रही हूँ। तो आप ये देखिए, शिव जी ने, जो ईश्वर है, हमारे इष्ट देव है, उन्होंने भी अर्धनारीश्वर का रूप लिया कि एक ही शरीर है, ये आधा स्त्री का और आधा पुरुष का है। तो फ्रांस में उस एक शरीर यानी आधे शरीर को इग्नोर किया गया, उसके अधिकारों को इग्नोर किया गया, तो महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई। फिर महिलाओं ने भी आंदोलन करना शुरू किया कि हमें भी समाज में अधिकार मिलने चाहिए, है ना। अब उन्हें भी वही समानता, स्वतंत्रता, है ना, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार
और मत देने का, वोट देने का अधिकार, राजनीतिक पदों पर बने रहने का अधिकार, इन सारे अधिकारों की डिमांड जो थी वो महिलाएं अब फ्रांस में करने लगी थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि महिला शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में एक परिवर्तन लाने में उनकी मुख्य भूमिका रही। आप पोस्टर्स देखिए, आप बुक्स में देखिए, वो हर जगह कहीं पाव रोटी की लाइन लगा रही हैं, कम पानी के लिए लाइन लगा रही हैं। पुरुषों का मोस्टली वो काम भी करती थी। उनकी उम्मीद के अनुसार उनकी भागीदारी, मतलब उन्हें ये उम्मीद थी, महिलाओं को ये होप थी कि जो क्रांतिकारी सरकार है, क्योंकि क्रांति में महिलाएं उनके साथ में थी, और अगर पुरुष क्रांति के लिए गए हैं तो महिलाओं ने उनके पीछे की उनकी भी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने परिवार का पालन पोषण किया है, उनके लिए रोजी रोटी कमा के रखी है। तो उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद क्रांतिकारी सरकार, जब परिवर्तन आएगा तो हमारे लिए भी कोई सोचेगा, हमें भी कुछ अधिकार मिलेंगे, या फिर हमारे लिए भी कुछ राजनीतिक पदों को अलग से रखा जाएगा। बट उनके ये उम्मीद खोखली थी, उन्हें कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं मिला, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। और इसके साथ ही जैसे कि तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी, मैंने आपको बताया बार बार, यही आप भी पढ़ रहे हो, थर्ड जो स्टेट है, तीसरा स्टेट, वो क्या है, वो 2 पार्ट्स में बटा था, 1 और 2। पहले में अमीर महिलाएं, पुरुष, जो भी था, रॉयल या रिच, कुछ भी कह लीजिए, रॉयल फैमिलीज थी, और बड़े बड़े उद्योगपति थे, एडवोकेट्स थे, ये सब कुछ थे। और जो दूसरा स्टेट था, जो सेकंड नंबर का था, उसमें गरीब लोग थे, जो कि मजदूर होते थे, है ना। इसके अलावा सिलाई बुनाई, छपाई, रंगाई, पेस्ट्री वाले, जो जिससे जैकोबिन क्लब बना था, वो सारे मेंबर्स थे, और इन्हीं में महिलाएं थीं। अब इसमें जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थीं, वो क्या करती थी, वो कपड़े धोती थीं, अमीर घरों में काम करती थी, वो कढ़ाई करती थी, वो बुनाई करती थी, सिलाई करती थी, है ना, इस तरह के वो काम करती थी, फूल बेचती थी, सब्जी बेचती थी, मतलब छोटे छोटे काम। ये थर्ड स्टेट के सेकंड लेवल पर जो समाज था, उसकी ये महिलाएं थी जो काम करती थी। अब क्या था, यहाँ पर फ्रांस में महिलाओं की एजुकेशन पर इस वाले स्पेशली ये महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी। होता है समाज में जो निम्न वर्ग होता है, उसको अपनी रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं मिलती बेचारों को, तो उन्हें एजुकेशन से वंचित होना पड़ा, और उनके लिए कोई सुविधा भी सरकार की तरफ से नहीं थी पढ़ाई लिखाई की। इसके साथ ही ना ही उन्हें कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती थी, उसके लिए भी कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार की तरफ से, तो ये इन सब चीज़ों से वंचित हो जाती थी। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊँ, महिलाओं का जो रोल था, अगर रॉयल फैमिली की लड़कियाँ पढ़ती भी थी, मतलब एजुकेशन थी, रॉयल फैमिलीज में एजुकेशन थी, लड़कियां पढ़ती थी, लेकिन पढ़ाई के बाद वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं बन जाती थी। पढ़ाई के बाद उनकी शादी कर दी जाती थी और उन्हें अपने ससुराल भेज दिया जाता था, और उनका भी काम फिर वही बन जाता था। बस फर्क कितना था, ये गरीबी में अपना जीवन जीती थी और ये अमीरी में, लेकिन अधिकार इन्हें भी नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रांस में जो महिलाएं थी वो राजनीतिक अधिकारों से, सामाजिक अधिकारों से वंचित थी। अब क्या हुआ, इसके बाद जो सीधी सी बात है, उन्हें खाना पकाना है घरों में, हम लोग भी करते हैं घरों में खाना पकाना था, पानी लाना था, पाव रोटी लानी थी। पाव रोटी की बड़ी बड़ी लंबी लाइनें होती थी, राशनिंग में भी आप देखते हो। तो इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था और वो सब काम कर भी रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने हितों की बात करी, और जब उनकी बात को सबने इग्नोर कर दिया, उन्होंने बहुत वेट किया कि शायद हमारे ग्रुप्स जिनके साथ हम क्रांति कर रहे हैं वो ग्रुप हमारी हेल्प करें। अब क्लब बने, जैकोबिन क्लब बना, इनके जैसे और भी क्लब बने, बहुत सारे क्लब बने। तो महिलाओं ने कहा कि इनमें हमारा तो कोई योगदान ही नहीं है, हमारी तो कोई भागीदारी नहीं, ना हमारे नाम का कोई नामो निशान है। तो महिला क्लब, इन्होंने अपने भी क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, वुमेन्स क्लब्स बने, है ना, इन्होंने अपने भी क्लब्स बनाने शुरू किए। और लगभग 60 क्लब, मतलब फ्रांस में 60 क्लब महिलाओं के थे। ठीक है, 60 क्लब थे महिलाओं के, और अब इन पे जो महिलाएं थी, अब वो अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरीके से जागरूक थी, और वो अब चाहती थी कि उन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, और उनकी डिमांड शुरू हो गई। अच्छा, इनकी जो सामने एक बुक है, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, द सोसाइटी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं,
द सोसाइटी ऑफ revolutionary and republic वुमेन, ये एक बुक छापी। और ये बुक किसने छापी थी, है ना, ये इस क्लब, ये जो क्लब था वुमेन क्लब, महिलाओं का, इसमें सारी डिमांड्स इनकी, ये क्लब बना और इनकी डिमांड शुरू हो गई। और इसके बराबर अब उन्हें राजनीतिक अधिकार भी चाहिए थे। महिलाएं निराश हुई, उन्हें लगा कि 1791 में जो गवर्नमेंट बनेगी उससे हमें कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, है ना, कुछ हमें सामाजिक, हमारा ओहदा ऊंचा होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन्हें निष्क्रिय मैंने आपको बताया था, समाज दो पार्टों में बटा हुआ था, एक्टिव और अनएक्टिव, सक्रिय और निष्क्रिय। और निष्क्रिय कौन थे, जो कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर नहीं दे सकते थे, वही गरीब लोग जितने भी थे, पुअर जो क्लास थी, लोअर क्लास वही थी। और महिलाओं को निष्क्रिय की श्रेणी में रखा गया, अनएक्टिव पीपल्स, है ना, अनएक्टिव की श्रेणी में रखा, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ, वो उन्हें परेशानी हुई कि हम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक निष्क्रिय नागरिक या अनएक्टिव पीपल्स के उसमें श्रेणी में रखे गए हैं। तो ये उनके साथ गलत था। अब उन्होंने डिमांड की, किसकी, वोटिंग की। अब उनकी डिमांड थी, महिलाओं की डिमांड मैं आपको बता दूं, आपकी बुक्स में है सब कुछ, वोटिंग का अधिकार चाहिए हमें, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, असेंबली में चुने जाने का, इलेक्टेड होने का, है ना। इलेक्टेड होने का या निर्वाचित होने का, हमें भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार चाहिए, ठीक है। वोट देने का या मतदान देने का अधिकार चाहिए। और क्या चाहिए कि हमारे मेंबर्स यानी हम महिलाओं का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में होना चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। और नई सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, नहीं सुना। और इसके बाद जो गवर्नमेंट बनी थी, क्रांतिकारी गवर्नमेंट जो बनी थी, उसने सारी बातें तो इनकी नहीं मानी, बट कुछ चीज़ें इन्होंने सुधार करने की कोशिश की महिलाओं की लाइफ में। और वो क्या क्या था कि गवर्नमेंट स्कूल्स बनवाए, सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल बनाए, जो एजुकेशन थी उसको कंपलसरी किया, है ना, अनिवार्य, महिलाओं की जो शिक्षा है वो अनिवार्य होगी, मतलब गर्ल्स की एजुकेशन को कंपलसरी किया। इसके अलावा जो अब वो सिलाई बुनाई, मतलब जो भी कुछ भी छोटा मोटा जो काम था, जो प्रोफेशन था, वो कर सकती थी। अब वो मतलब अभी वोटिंग का अधिकार नहीं मिला उन्हें, ध्यान रखना आप। अब वो जब उनकी शादी होगी तो पहले क्या होते थे कि जो पिता होता था, जो फादर है, वो अपनी मर्जी से उसकी शादी कर देता था। लेकिन अब जब उसकी शादी होगी तो उसके परामर्श यानी उसके डिस्कशन से, उसकी सलाह लेकर उसकी शादी की जाएगी। इसके अलावा तलाक, है ना, डिवोर्स अगर उसे लेना है तो ये नहीं है कि पति की मर्जी चलेगी या पुरुष की चलेगी, नहीं, अब महिला भी अपने तलाक के लिए एप्लीकेशन दे सकती थी, अर्जी दे सकती थी अगर उसको तलाक की ज़रूरत है तो इस तरह के कुछ सुधार होने शुरू हो गए थे। और कुछ सुधारों की बात जो नई गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने की थी। इसके अलावा मतलब जब उसकी शादी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया था, पहले उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। इस तरह की कुछ चीज़ें इस गवर्नमेंट ने की। और जो तलाक था उसको कानूनी रूप दिया गया। ऐसा नहीं है कि आप टॉर्चर करो और कानूनी उसको लॉ के सामने ना लाओ, तो अब कानून उस सिस्टम को देखेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो की गई। लेकिन अभी तक भी महिलाओं को अधिकार नहीं मिला था, किसका, वोटिंग का। राजनीतिक अधिकार के लिए वो संघर्ष करती रही। और अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, जैकोबिन क्लब का जो रोबेस्पियर जो बना था, आतंकवादी, आतंक का राज जिसने चलाया था, जो मिनिस्टर बना था, उसने क्या किया, इनके क्लबों को बंद कर दिया, है ना। उन्हें कहा कि जितने भी महिला क्लब हैं उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो महिलाओं की ताकत को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते थे। और राजनीतिक गतिविधियों में
वो पार्ट नहीं ले सकती थी किसी भी पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल रैली, पॉलिटिकल मीटिंग्स, वो किसी में भी कोई रिप्रेजेंटेटिव ना होगी और ना ही वो कोई भाग ले सकती थी। इसके अलावा पश्चित महिलाओं को, जो उस समय एक्टिव महिलाएं थी, जो कि अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा लीडर जो महिलाएं थी, लीडर वुमेन्स जो थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इन लीडर वुमेन में एक सबसे फेमस नाम है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। ये फेमस नाम ढूंढने के लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि वो कौन सी महिला थी जिसे अपने अधिकारों की डिमांड करने पर फांसी की सज़ा सुनाई गई, फांसी पर लटकाया गया। और उस महिला के उस घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या था जो उसको फांसी की सज़ा मिली। फांसी की सज़ा मिली और आने वाले समय में यूरोप की अन्य कंट्रीज़ या विश्व के अन्य कंट्रीज़ में फ्रांस की महिला एक मोटिवेशनल मतलब ह्यूमन के बीच में मोटिवेशनल ह्यूमन बीइंग के रूप में उनके सामने आई। और इंटरनेशनल लेवल पर भी हर जगह, हर देश में अब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए एक्टिव हो गई और इन्हें वो अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में फ्रांस की महिलाओं को देखने लगी। और अंततः ये हुआ कि 1946 में, आप देखिए कौन सा टाइम है जब हम लोगों को आज़ादी मिल रही थी और फ्रांस कब से संघर्ष चल रहा था। 1946 में जो महिलाएं थी उन्हें मिला वोट का अधिकार। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार फ्रांस में कब मिला? 1946। आप सोच सकते हैं, आज हम फ्रांस को इतना डेवलप कंट्री मानते हैं, हम कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री कितने डेवलप्ड है, वहाँ कितना मॉडर्नाइजेशन है, सब कुछ है वहाँ, हम कितने पुअर है, हम कितने बैकवर्ड है, हम खुद को गाली देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप यूरोप को पढ़ेंगे तो यूरोप में जितना अंधविश्वास था, जितना मतलब मैं कहती हूँ एजुकेशन नहीं थी, हिंदुस्तान तो शुरू से डेवलप था। हिंदुस्तानी जो कल्चर है, हिंदुस्तानी जो सिविलाइजेशंस हैं, वो स्टार्टिंग से डेवलप थी। वो आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि कब से संघर्ष करते हुए 70s से कितनी मतलब सदी बीत गई, 70s, 80s, 19 और 20, 20वीं सदी में जाकर 1946 में जब हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है, जब हमारी 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेटीज़ बन रही हैं, तब जाकर फ्रांस की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, वोट का अधिकार। जबकि हमारे यहाँ शुरू से ही महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त रहे हैं, ठीक है। तब जाकर वोट का अधिकार मिलता है और महिलाएं फ्रांस की अब जाकर राजनीति में अपना रोल अदा करने में सक्षम होती है। इसके आगे कुछ इंटरेस्टिंग हैं पॉइंट्स। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, उसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, है ना। मैं आपको अप्रिशिएट भी करूँगी, फीडबैक भी दूँगी और आगे फिर उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स की चर्चा भी करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। और देखिए, पढ़िए कि वुमेन एम्पायर किस तरीके से अपने संघर्ष के लिए लड़ती हैं और उन्हें क्यों इग्नोर किया गया। क्या महिलाओं के लिए क्रांति ज़रूरी नहीं थी? अब आप अपनी एनालिसिस कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए। थैंक यू।